Hello everyone. So we are starting new chapter or new subject that is social science for class 8. We are doing revision for periodic test और term 1 के जो examination आते हैं उसके लिए हम रिवीजन सीरीज देख रहे हैं. सो चैप्टर 1 इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे और इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है जान के स्टडी कॉर्नर पे करेंगे. ओके चलिए सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. आपको ये नोट्स चाहिए या प्रीमियम नोट्स चाहिए तो प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप. तो पहला चैप्टर है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस. इसका क्विक रिवीजन देखते हैं. व्हाट इज नेचर? नेचर क्या होता है? तो नेचर इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट एग्जिस्ट अराउंड अस एंड आर नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन. मतलब हर वो चीज जो ह्यूमन के द्वारा नहीं बनाई गई है और हमारे आसपास एग्जिस्ट करती हैं उसे हम नेचर कहते हैं. जैसे ट्री, वाटर, एयर, रॉक्स, एनिमल्स. देन व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स? नेचर है मतलब पेड़ है एनवायरमेंट में, है ना, ये हमारे लिए क्या है? नेचर है. अब ये नेचर हमारे लिए रिसोर्स कब बन जाती है? जब इसको हम किसी यूजफुल, वैसे तो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है और भी चीजें हैं, लेकिन इसको हम जब यूज करने के लिए अपनी सेटिस्फाई करने के लिए नीड्स को, एनीथिंग फ्रॉम नेचर बिकम्स अ रिसोर्स व्हेन ह्यूमंस यूज इट टू सेटिस्फाई देयर नीड. जब मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जैसे पेड़ को कट करके लकड़ियां ली, उससे चेयर बना लिया, फर्नीचर बना लिया, है ना. सो हियर द ट्री बिकम्स अ रिसोर्स बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमंस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. नाउ नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर समथिंग टू बी अ रिसोर्सेज. कब हम किसी भी चीज को रिसोर्सेज कह सकते हैं? सो एन एलिमेंट ऑफ नेचर बिकम्स अ सोर्स ओनली व्हेन इट इज. किसी भी चीज को जब हम रिसोर्सेज तभी कह सकते हैं, तीन चीजें होनी चाहिए. पहला क्या है? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. मतलब जो भी हमें नेचर में चीज है वो ऐसी हो कि हमारे पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी हो जिससे कि हम उसको ऑब्टेन कर सके. ऑयल डीप अंडर द सी कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल. ऑयल है समुद्र के नीचे, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो हम उसको कैसे यूज करेंगे? ठीक है, देन मतलब कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे बाहर, कैसे उसको यूज करेंगे, राइट. तो टेक्नोलॉजी होना जरूरी है. देन इकोनॉमिकली फीजिबल. मतलब अब इसके अंदर से तेल निकालना है समुद्र के अंदर से, तो उसका जो कॉस्ट लगेगा वो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि तेल की कीमत से ज्यादा हो, तो फिर निकालने का फायदा क्या हुआ? सो कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट शुड बी अफोर्डेबल. ठीक है, तो इफ एक्सट्रैक्टिंग अ मिनरल कॉस्ट मोर देन इट्स वैल्यू इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू यूज. मान लो ये पत्थर है, इसके अंदर कोई ऐसा मिनरल है जो हमारे काम आता है. अब इतने बड़े पत्थर में से वो एक बूंद या एक छोटा सा टुकड़ा निकल रहा है, तो उसको निकालने का खर्चा इतना ज्यादा है कि वो जो मिनरल की कॉस्ट है उससे ज्यादा है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तीसरा पॉइंट होता है, दूसरा हमने देख लिया इकोनॉमिकली फीजिबल, तीसरा होता है कल्चरली एक्सेप्टेबल. हमारे कल्चर में एक्सेप्टेड होना चाहिए वो. इट शुड बी सोशली और कल्चरली एक्सेप्टेबल. ट्रीज जो होते हैं सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं, आर ऑफन प्रोटेक्टेड एंड नॉट कट. पेड़ों को हम पूजते हैं, बहुत सारे पेड़ों को कट नहीं किया जाता है, राइट. सो डेफिनेशन क्या हुई नेचुरल रिसोर्सेज की? नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस फाउंड इन नेचर व्हिच आर वैल्यूएबल टू ह्यूमंस एंड आर यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स एंड इंप्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो ये आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे ही आ सकता है. देन नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. कितने होते हैं? रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है ना. तो हम क्लासीफाई करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस. तो पहला है कि हमारे लाइफ के लिए जो जरूरी है. फिर रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स, देन रिसोर्सेज फॉर एनर्जी. कुछ चीजें हमें नई चीजें बनाने के लिए जरूरी है और कुछ एनर्जी क्रिएशन के लिए. सो ये जो लाइफ के लिए एसेंशियल है जैसे एयर, वाटर, सॉइल, फूड, ये सारी चीजें क्या है? मनुष्य के जीवन को या जो भी जीव धरती पर है उनके जीवन को पॉसिबल बनाती है ना. तो ये एसेंशियल है लाइफ के लिए. दूसरे मटेरियल विच आर यूज टू मेक थिंग्स, जो कुछ नया बनाने के लिए, जैसे टिम्बर यानी लकड़ियां ले ली फर्नीचर बनाने के लिए. मिनरल, आयरन, कॉपर ये ले लिया, इसके कॉपर की बहुत सारी चीजें बनती हैं, लोहे की बहुत सारी चीजें बनती हैं. रॉक्स एंड मिनरल्स, मार्बल, लाइमस्टोन, ये मिनरल्स ये हमने एक्सट्रैक्ट किए रॉक मिनरल्स, तो इससे हम घर में यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करते हैं. कॉटन, जूट, वूल, राइट. तो ये क्या है? ऐसे मटेरियल जिनको हम और कुछ बनाने के लिए यूज कर रहे हैं. फिर है एनर्जी. सो दीज प्रोवाइड एनर्जी टू रन आवर होम्स, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड अदर एक्टिविटीज. जैसे कोयले से हमें एनर्जी मिलती है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वाटर, हाइड्रो पावर, सनलाइट, विंड, टाइड्स, राइट. तो ये जैसे अभी हमें गैस की कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो ये बहुत जरूरी है. ये सब कहाँ से मिलता है हमें? रिसोर्सेज फॉर एनर्जी. देन नेक्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो रिप्लेनिश्ड हो जाए नेचुरली, प्रकृति उनको खुद से दोबारा ले आए, हम खत्म कर देते हैं फिर आ जाता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में. जैसे सनलाइट, आज की सनलाइट हमने ले ली, लेकिन सनलाइट लिमिटेड नहीं है, वो रोज आएगी. विंड, हवा, पानी, सॉइल,
सॉइल भी, मिट्टी भी हमेशा बनती रहती है, हाँ इसका प्रोसेस बहुत लॉन्ग है बट स्टिल इट्स फॉर्मिंग। देन प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉरेस्ट, ये सारे क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती हैं? सो नेचर जो है, हमारी प्रकृति है, हमें प्रोवाइड करती है बहुत सारी सर्विसेज जो लाइफ को अर्थ पे सपोर्ट करते हैं, इन्हीं को हम इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं। एग्जाम्पल है प्रोविजनिंग, जैसे हमें खाना, पानी, लकड़ियां सब वहां से मिलता है, तो पहला क्या हो गया, प्रोविजनिंग। देन रेगुलेटिंग, क्लाइमेट कंट्रोल, वाटर साइकिल, एयर प्यूरिफिकेशन। देन सपोर्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, न्यूट्रिएंट साइकिल, अभी हमने देखा सॉइल फॉर्मेशन होता है, और सॉइल फॉर्मेशन के साथ साथ क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनती रहती है, न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल होते रहते हैं। देन कल्चरल, रिक्रिएशन, स्पिरिचुअल, एस्थेटिक वैल्यू। कल्चरल यानी कि ऐसी जगह भी हमें प्रकृति से मिल रही है जहां पर हम रिक्रिएट जा रहे हैं, तो अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं वहां प्रकृति को, और बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, शांत फील कर रहे हैं, तो ये प्रकृति से ये सारी चीजें हमें मिलती है, जिसे हम इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं। तो इस सब से हमने क्या सीखा, नेचुरल रिसोर्सेज आर गिफ्ट ऑफ नेचर, वी मस्ट अंडरस्टैंड देयर टाइप्स एंड यूजेस सो दैट वी कैन यूज देम वाइजली एंड इंश्योर अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। नेचर इज नॉट अ प्लेस टू विजिट, इट इज होम। ये किसके द्वारा कहा गया है, गैरी सिंडर के द्वारा। थिंक अबाउट इट, एक क्वेश्चन है, कैन वी लिव विदाउट एनी ऑफ दीज रिसोर्सेज? सो हम इन रिसोर्सेज के बिना नहीं रह सकते, क्यों? बिकॉज दीज रिसोर्सेज मेक लाइफ इजी फॉर ह्यूमन, मेक लाइफ इजी फॉर लिविंग बीइंग, लिख दो, नॉट ओनली ह्यूमन, और भी तो जीव है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल देखा, नॉन रिन्यूएबल जो कि फिक्स अमाउंट में है और उसे हम दोबारा रिप्लेनिश नहीं कर सकते, एक बार खत्म हुआ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, वंस यूज्ड अप इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। जैसे कोल, कोयला हम धरती के अंदर से निकाल रहे हैं, वो खत्म होता जा रहा है। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल जैसे आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, न्यूक्लियर फ्यूल जैसे कि यूरेनियम, ये हमें बार बार नहीं मिलने वाला है, एक बार जो हम निकाल रहे हैं तो स्टॉक है, उसमें से हम खत्म करते जा रहे हैं। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, वी शुड यूज देम वेरी केयरफुली, इसीलिए हमें बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। ये है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का डिफरेंस। सो इट कैन बी रिप्लेनिश्ड, इट इज इन फिक्स्ड अमाउंट, available in unlimited supply, it is limited, do not get exhausted, exhausted मतलब खत्म नहीं होता, it get exhausted. Example sunlight, wind, coal, petroleum. So renewable can be used again and again, non renewable cannot. Then distribution of natural resources, natural resources are not distributed equally on earth, हर जगह पर एक जैसे resources नहीं है, कहीं पर plenty मात्रा में मतलब भरपूर मात्रा में और कहीं पर बहुत कम है। ये uneven distribution की वजह से ये effect होता है लोगों की लाइफ में, जो जहां रह रहा है वहां पर उसकी लाइफ को ये नेचुरल रिसोर्सेज भी इफेक्ट करते हैं। जैसे फैक्टर्स क्या क्या है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यों अलग अलग होता है? फिजिकल फैक्टर, अब पहाड़ पे वैसे चीजें थोड़ी होंगी जैसे प्लेन में होंगी, प्लेन में वैसी चीजें थोड़ी होंगी जो पहाड़ पे होंगी। फिर क्लाइमेटिक कंडीशन उस जगह की अलग होगी, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग होगा, ह्यूमन एक्टिविटीज अलग अलग होंगी। जैसे इंडस्ट्री प्लेन एरिया में हमें ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू माउंटेन्स, है ना। और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब धरती की जो बनावट है वो हर जगह सेम नहीं होती है। ओके, सो फॉर एग्जांपल सम कंट्रीज हैव लार्ज रिजर्व्स ऑफ ऑयल। अगर अर्थ पे हर चीज हर जगह होती तो हमारे यहाँ पर भी तेल सस्ता होता, हमारे यहाँ पे भी तेल मिलता, हम बाहर से मंगाते हैं ना क्योंकि वहां पर ज्यादा है वो चीज। बट लैक वाटर और फर्टाइल सॉइल, तो कुछ कंट्रीज में क्या है, तेल तो ज्यादा मात्रा में है लेकिन वहां फर्टाइल सॉइल नहीं है, मिट्टी नहीं है अनाज उपजाने के लिए, हमारे यहाँ पर वो बहुत भरपूर मात्रा में है ना। सो हमने इससे क्या सीखा, नेचुरल रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग देयर टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स अस यूज देम वाइजली एंड इंश्योर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। Okay, now next is implications of distribution of natural resources. Natural resources कैसे distribute है, उसके implications क्या क्या है? तो uneven distribute है, मतलब हर जगह पे एक जैसे नहीं है, तो regions के बीच में जो जगह है उनके बीच में कोई जगह पुअर रह गई है, कोई ज्यादा डेवलप कर गई है ना। तो region with more resources develop faster and have a higher standard of living than resources poor region, जहाँ पे resources नहीं है उससे ज्यादा डेवलप होते हैं वो region जहाँ पे resources होते हैं। ट्रेड पे डिपेंडेंस, रिसोर्सेज पुअर जहाँ पर रिसोर्सेज कम है वो डिपेंड करते हैं अदर थिंग्स पे, अपने नीड्स के लिए, जरूरतों के लिए, जिसकी वजह से ट्रेड, व्यापार और इंटरडिपेंडेंस होता है। देन कन्फ्लिक्ट्स एंड कंपटीशन, स्कैरसिटी जो कमी है रिसोर्सेज की वजह से, इसकी वजह से कंपटीशन होते हैं, टेंशन अराइज होते हैं, इवन कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं रीजन्स और कंट्रीज के बीच में। इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी है, ओवर यूज करते हैं हम रिसोर्सेज का जिसके कारण से इन सम एरियाज कैन कॉज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन। डिग्रेडेशन मतलब होता है क्वालिटी को खराब करना, तो एनवायरमेंट की क्वालिटी को हम खराब कर रहे हैं बहुत सारी जगहों पर। ओके, यहाँ पे की पॉइंट दिया है, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अफेक्ट्स द डेवलपमेंट, क्रिएट डिपेंडेंस लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉजेज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ये सारे मैंने पॉइंट्स में बता दिए आपको। नाउ
नेचुरल रिसोर्सेज कर्स, मतलब सम कंट्रीज दैट आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज रिमेन पुअर। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है लेकिन वो तभी भी गरीब है, ऐसी कंट्रीज को कहा जाता है, मतलब इस कारण से क्या कहा जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज कर्स। कर्स मतलब क्या होता है, श्राप, ठीक है, श्राप। So example, many oil rich countries are still struggling with poverty, poor एजुकेशन, हेल्थ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वहां पे करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, ओवर डिपेंडेंस ऑन वन रिसोर्सेज की तेल मिल गया, अब एक ही चीज पे डिपेंड है पूरी इकोनॉमी, नेग्लेक्ट कर रहे हैं अदर सेक्टर्स को, एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, तो जिस कारण से कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो ये जो अच्छी चीज होनी चाहिए थी, रिसोर्स जो उस कंट्री में मिल रही हो, क्या बन गई, श्राप बन गई उस कंट्री के लिए। देन स्टीवर्डशिप, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसे हमें केयर करनी चाहिए और उसे प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखकर यूज करना चाहिए। ये नहीं कि आज ही खत्म कर दे सब और आगे आने वाली जनरेशन को पता भी नहीं हो कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है, क्या था ये चीज। आज हम सारा पेट्रोल खत्म कर दे, आगे आने वाली जनरेशन पूछे अच्छा पेट्रोल भी कुछ हुआ करता था क्या, ये क्या होता है, ये कैसा दिखता था, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सो यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली एंड जुडिशियसली, अच्छे से न्यायपूर्ण तरीके से हमें यूज करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, ओवर यूज नहीं करना चाहिए, कंजर्व यानी सेव करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, इंश्योरिंग दैट एवरी पर्सन गेट्स फेयर एक्सेस, सबको बराबरी अच्छे से समान मात्रा में मिलना चाहिए, है ना। टिप्स फॉर स्टीवर्डशिप, मतलब सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्या कर सकते हो आप इसके लिए, पानी सेव कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वॉक यूज कर सकते हो, कहीं पास में जाना हो तो कार ना ले जाओ, बाइक ना ले जाओ, पैदल चले जाओ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ, प्लांट मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, 3 R's हमने पढ़े थे, रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस, देन सपोर्ट सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड लोकल रिसोर्सेज। तो ये किस कारण से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड अनसस्टेनेबल यूज, हम सही से यूज नहीं कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, क्योंकि नेचर की रिसोर्सेज को दोबारा से रीजनरेट करने की, रिप्लेनिश करने की कैपेसिटी जो है वो स्लो है। अगर हम ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं और अनसस्टेनेबल तरीके से यूज करते हैं तो इसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेज होते हैं, रिसोर्सेज डिप्लीट होने लगेंगे, खत्म होने लग जाएंगे, एनवायरमेंट खराब होने लगेगा, इकोनॉमी को लॉस होगा, सोशल कन्फ्लिक्ट्स और इनइक्वालिटी आएंगे, जिसके पास पैसा है वो ज्यादा यूज कर पाएगा, नहीं है नहीं कर पाएगा, क्लाइमेट चेंज होगा, कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग एंड एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेट। नाउ इसी से एक केस स्टडी दी हुई है आपके बुक में, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन। पंजाब में हमने देखा कि वहां पर धान की खेती नहीं हो सकती है ना, फिर भी ऐसी खेती की जा रही है जिसमें बहुत ज्यादा पानी चाहिए, और पानी कहाँ से निकाल रहे हैं, बोरवेल से। तो ये सारा धरती के नीचे का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो क्या हो गया है, उसकी वजह से बहुत कम हो गया है। देयर इज अ नीड टू शिफ्ट टू लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स एंड यूज वाटर जुडिशियसली। ऐसे ही सीमेंट इंडस्ट्री, अ केस ऑफ फॉर रिस्पॉन्सिबल यूज। सीमेंट इज एन इंपॉर्टेंट मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन में हमें सीमेंट की बहुत जरूरत पड़ती है। हाउएवर सीमेंट प्रोडक्शन यूज लार्ज अमाउंट ऑफ लाइमस्टोन एंड अदर रॉ मटेरियल, सीमेंट को बनाने में बहुत सारा चूना पत्थर और ये रॉ मटेरियल लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी, यहाँ से देख सकते हो धुआं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स देखने चाहिए इंडस्ट्री को, जैसे एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज करो जिससे एनर्जी वेस्ट ना हो, यूजिंग वेस्ट मटेरियल एज रॉ मटेरियल, मतलब रीयूज वाला फॉर्मेट लाओ, है ना। देन रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन, कार्बन जो एक्स्ट्रा जो भी बाहर निकल रहा है इंडस्ट्रीज से, जो भी इंडस्ट्रीज जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो रहे हैं सामान बनाते वक्त, सीमेंट बनाते वक्त, उसको रिड्यूस करना। रिहैबिलिटेटिंग माइंड आउट एरियाज, जहाँ पे माइन एरियाज हैं वहां से रिहैबिलिटेट करना, लोगों को वहां से हटाना, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देन नेक्स्ट है वृक्ष आयुर्वेदा, द साइंस ऑफ ट्री केयर, मतलब प्रॉपर प्लांटिंग, रेगुलर वाटरिंग, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डिजीज, सॉइल केयर, प्रूनिंग एंड मेंटेनेंस, रिस्पेक्ट एंड कंजर्वेशन। सो वृक्ष आयुर्वेदा एक इंडियन साइंस ट्री केयर प्रोसेस है। ये बताता है कि प्लांट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, नरिश करना है, बीमारियों से बचाना है। इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग दी गई है ट्री की एज अ लिविंग बीइंग, कि कैसे उसको प्लांट, मतलब बच्चे जैसे जन्म लेते हैं, फिर उसको हम अच्छे से पालते पोसते हैं, फिर बड़ा होता है, उसको बीमारी कुछ हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, उसकी देखभाल करते हैं, तो वैसे ही पेड़ पौधों को भी किया जाता है। तो ये एक सस्टेनेबल नॉलेज सिस्टम है जो हमें हेल्प करता है कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। सिक्किम का एक मॉडल दिया हुआ है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, कि वहां के
लोगों ने 100% ऑर्गेनिक खेती करते हैं वहाँ के लोग, और ये फर्स्ट ऐसा स्टेट बन गया है। सिक्किम शोज हाउ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैन बी इंश्योर्ड फूड सिक्योरिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। एक हमने ये स्टेप देखा था ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें 2015 में ये ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च हुआ, ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में ये एक लॉन्च हुआ। इसमें कौन कौन सी 3 कंट्रीज हैं, मुझे नाम बताइएगा, बाद में और कंट्रीज ने भी ज्वाइन किया। इट एम्स टू प्रमोट यूज ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी है, खत्म नहीं होने वाली, तो इसको यूज करने के लिए जो सनशाइन रिच कंट्रीज है जहाँ पे सूरज का प्रकाश भरपूर मात्रा में आता है, उन कंट्रीज ने इनिशिएटिव लिया। सब लोगों ने मिलकर इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू कोशिश की कि इसको हम लाएं। इंडिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोलर एनर्जी क्लीन है, रिन्यूएबल है और क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हमारी मदद करती। तो ये बेनिफिट्स दिए हुए सोलर एनर्जी के, रिन्यूएबल एंड अबंडेंट, अबंडेंट मतलब बहुत मात्रा में, इस खत्म नहीं हो रहा है, नॉन पोल्यूटिंग और क्लीन है, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोलियम वगैरह, हेल्प्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, ये सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए, समरी जैसे हैं। नाउ सस्टेनेबल एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें सस्टेनेबल तरीके से यूज करना चाहिए। सारी चीजें मैंने बता दी कि फॉरेस्ट को कंजर्व करो, पानी को सेव करो, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, क्लीन एनर्जी को यूज करो, सपोर्ट लोकल एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, है ना। प्रिंसिपल क्या है सस्टेनेबिलिटी का, कि यूज ओनली व्हाट इज नीडेड, जो जरूरत है उतना ही यूज करो, ग्रीड के लिए नहीं, नीड के लिए यूज करो। अवॉइड वेस्ट एंड ओवर यूज, बैलेंस बनाओ नेचर के बीच में, कंजर्व करो, प्रोटेक्ट करो फॉर फ्यूचर यूज, यूज रिसोर्सेज इन फेयर एंड इक्विटेबल वे, ताकि सबको बराबरी मात्रा में मिले। गवर्नमेंट का रोल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सेव करो बाय स्विचिंग ऑफ द लाइट, फैंस, टैप्स, राइट, देन अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक, ये सब हम देख चुके हैं। नोट्स आप खरीदते हैं तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में दिखेंगे। ओके, अब डेवलपमेंट भी करना है, ऐसा थोड़ी हम रोड बनाना छोड़ देंगे, पुल बनाना छोड़ देंगे, लेकिन नेचर को भी बचाना है। सो डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट बट इट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। वी नीड अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो डेवलपमेंट से लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है, जॉब्स मिलती है, इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, और इस कंजर्वेशन से हमें क्या करना होगा, इकोसिस्टम को बचाना है, रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए बचानी है और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना है। सो की मैसेज क्या है, वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टुडे विल क्रिएट अ प्रॉस्पेरस, हेल्दी एंड पीसफुल वर्ल्ड फॉर टुमारो। सो इसके साथ हमने इस चैप्टर का समरी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लेट मी नो, 8th क्लास के बच्चे बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। आई एम वेटिंग for your responses. Please type, okay? And if you want notes, please connect on WhatsApp. Notes are not free, so please connect accordingly. अब जानकी स्टडी कॉर्नर पे इस चैप्टर के मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगी, सो प्लीज गो एंड वॉच दैट। ओके, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं वीडियोस वगैरह के लिंक दे देती हूँ, जिससे आपको ढूंढने में आसानी हो, सीधा उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। सो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।